सुप्रभात। मेरा नाम गोपाल कृष्ण ठाकुर है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के शिक्षा विभाग में हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम है शोध का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। यह शोध का दर्शन एक ऐसा विषय है जो कदाचित बहुत से अध्येताओं को या अलग अलग ज्ञानानुशासन में संभवतः यह प्रतीत होता हो कि इसकी आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता नहीं है। शोध का दर्शन वस्तुतः है क्या? अगर हम दर्शन को परिभाषित करें, यद्यपि शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के अध्येताओं के लिए दर्शन की परिभाषा, दर्शन की व्युत्पत्ति कोई नई चीज़ नहीं होगी, इसके बावजूद एक संक्षेप में अगर हम देखने की चेष्टा करें तो दर्शन कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। भारतीय परंपरा में अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं के बारे में, अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम क्रियाकलाप के बारे में या मानव मन की अनुभूतियों में जो भी क्षेत्र प्रक्षेत्र आते हैं उससे संबंधित जो दृष्टिकोण होता है, अलग अलग तरीके से देखने का जो नज़रिया होता है, उसी को समग्रता में दर्शन कहा जाता है। दर्शन यानी कि अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम किस्म की घटनाओं को देखने का नज़रिया। वही अंग्रेजी में इस शब्द को जब हम समझने की चेष्टा करते हैं, फिलॉसफी, हम सब जानते हैं फिलॉसफी, फिलॉस प्लस सोफिया, ये दो शब्द ऐसे हैं जो ज्ञान के प्रति अनुराग के अर्थ को व्याख्यायित करते हैं। अर्थात फिलॉसफी एक ऐसा ज्ञानानुशासन है जिसमें कि मूलतः ज्ञान के प्रति अनुराग से जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, ज्ञान को जानने की जो चेष्टा करते हैं, उसके लिए हमारा पैशन, हमारी दृष्टि, हमारी भावना और हमारी ईमानदारी, ये सब उसमें निहित होती है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान के सृजन के लिए, समझने के लिए जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, चिंतन मनन विधियों के बारे में एक राय स्थापित करते हैं, वो सब दर्शन की, फिलॉसफी की परिधि में वो सब चीज़ें आती है। अब बात होती है कि शोध में दर्शन शब्द की क्या उपादेयता है। दर्शन का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या चीज़ों को समझने का नज़रिया। शोध का मूल कार्य क्या होता है, अनुसंधान का मूल कार्य क्या होता है। अब शोध के माध्यम से अगर हम इसके रूडिमेंट्री पर्पसेस को, अगर हम इसके सतही उद्देश्यों को किनारा करके, बगल करके जानने की चेष्टा करें तो शोध का तात्पर्य है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम सत्यान्वेषण करते हैं, हम सत्य की खोज करते हैं। किसी भी घटना के बारे में, किसी भी अपने परिवेश में, मनुष्य की आदिकाल से यह प्रवृत्ति रही है कि वह जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश में जिन घटनाओं को वह देखता है, महसूस करता है, उसके कारणों को जानने का प्रयत्न करता है कि किसी भी घटना के पीछे, किसी भी उसके पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के पीछे मूल कारण क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। तो ये शोध कार्य जो है वह दरअसल सत्य की खोज है, सत्यान्वेषण है। अब जब हम सत्य की खोज करते हैं तो सत्य की खोज के लिए कौन सा तरीका हो, कौन सी विधि हो, कौन सी प्रविधि हो, कौन सी तकनीक हो जिसके माध्यम से हम सत्य की खोज करें, यह बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने में उपस्थित होता है। और यह अभी उपस्थित नहीं होता है, यह तो प्रारंभ से, जब से मनुष्य ने संगठित रूप से जीवन यापन करना शुरू किया और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग संसाधनों की खोज शुरू की, और फिर मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसने अलग अलग विधाओं पर काम करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया, विमर्श करना शुरू किया,
तब से विभिन्न क्रियाकलापों की, विभिन्न विधियों, प्रविधियों, तकनीकों की खोज में मनुष्य लगा हुआ है। अब यह सारी चीज़ें, विधियाँ, प्रविधियाँ, तकनीकें, सत्य को ढूंढने का तरीका, यथार्थ को जानने का तरीका, यह सब जिन माध्यमों से हम करते हैं वो ही हमारे दर्शन को परिलक्षित करते हैं। जब तक हमारी एक दार्शनिक दृष्टि नहीं होगी तब तक हम सत्यान्वेषण करने में सफल नहीं हो पाएंगे। सत्य की खोज करने के लिए हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारी मान्यताएं क्या हैं, हम सत्य की खोज किस प्रकार कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने उस अन्वेषण के मार्ग पर आगे बढ़ें जिससे कि हम सत्य तक पहुंच पाएं, हम यथार्थ को जान पाएं। यही शोध है और इस शोध के पीछे का दर्शन भी यही है। हमारी जो मान्यता होती है उस मान्यता पर चल करके हम सत्य को ढूंढने का यत्न करते हैं। इसीलिए शोध में दर्शन की उपादेयता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात कि दर्शन, दार्शनिक विचारधाराएं, सत्य के प्रति नजरिया, सत्य के प्रति दृष्टिकोण, ज्ञान के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, ज्ञान की प्रकृति को हम किस रूप में समझते हैं, इसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। और उन विचारधाराओं के मिलते जुलते अलग अलग जो विचार बिंदु होते हैं उसका एक समुच्चय बनता है, तो वह दर्शन की एक शाखा बनती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों का यह मानना होता है कि सत्य या यथार्थ वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि सत्य हमारी प्रकृति में, हमारे परिवेश में स्थित होता है और वह बिल्कुल ही मानव मन से पृथक उसका अस्तित्व होता है। तो सत्य का जब ऐसा स्वरूप होता है, जब ये लोग मानते हैं, तो सत्य की खोज के लिए वो वस्तुनिष्ठता का मार्ग अपनाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का मार्ग अपनाते हैं। इसे दार्शनिक विचार की शाखा में प्रत्यक्षवाद का नाम दिया गया है, एम्पिरिसिज्म कहते हैं इसे। अर्थात जो हम अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त करते हैं, जिस सत्य को हम अपने इंद्रियानुभूत, जो हमारी अनुभूतियां होती हैं उससे प्राप्त करते हैं, वही सत्य सत्य है। और उसी सत्य से हम फिर ज्ञान का सृजन करते हैं। एक दूसरी विचारधारा है जो कि ऑब्जेक्टिविज्म या एम्पिरिसिज्म से अलग है, यह उससे पहले की विचारधारा है। प्रारंभिक आदिकाल से संभवतः यह विचारधारा अधिक प्रचलित रही है और यह रैशनलिज्म है, रैशनलिस्ट थिंकिंग है, जिसमें कि यह मानना होता है कि हम चिंतन की प्रक्रिया से, मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। और वह जो विचारधारा है उसमें वस्तुनिष्ठता का बहुत महत्व नहीं होता। वह विचारधारा या उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि सत्य वस्तु में नहीं होता, सत्य तो हमारे मनस में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। और जो संकल्पनाएं हम बनाते हैं, जो संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स हम बनाते हैं, वो तो हमारे मस्तिष्क में होता है। तो सत्य का जो भी स्वरूप हम देखते हैं, निर्धारित करते हैं, वो हमारे मन की उपज है। तो अगर हमारा मन नहीं है, अगर हमारी मानसिक क्रियाएं नहीं हैं, तो सत्य नहीं है। सत्य इसीलिए मनुष्य के मस्तिष्क से पृथक सत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है, यथार्थ का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये जो अलग अलग किस्म की विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, दार्शनिक चिंतन के अलग अलग मार्ग हैं, उन मार्गों से ही हमारे शोध की दिशा भी निर्धारित होती है। जब हम यह मानते हैं कि सत्य हमारे मनस की उपज है या सत्य हमारे मन की संकल्पनाओं पर निर्भर करता है, तो उससे हम जिस प्रकार के ज्ञानानुशासन की ओर बढ़ते हैं उस विचारधारा को इंटरप्रेटिज्म कहते हैं, व्याख्यावाद कहते हैं। और जब हम यह मानकर चलते हैं कि सत्य वस्तुनिष्ठ है, सत्य का, यथार्थ का अस्तित्व मनुष्य के मन से पृथक
एक उसका स्वतंत्र अस्तित्व है जो कि प्रकृति में निहित है, तो उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, उस वस्तुनिष्ठ यथार्थ को जानने की जब हम चेष्टा करते हैं, उस विचारधारा को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। हम अपने इंद्रियों के अनुभव से उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ से दार्शनिक दृष्टि का, यहाँ से हमारे सत्यान्वेषण की प्रक्रिया का एक तरह से वर्गीकरण शुरू होता है। एक तरफ हम मानते हैं कि सत्य को ढूंढो तो वस्तुनिष्ठता के साथ, क्योंकि सत्य वस्तुनिष्ठ है। दूसरी तरफ हम मानते हैं कि सत्य व्याख्यायित होता है। मनुष्य जिस रूप से उसको महसूस करता है, उसकी अनुभूति होती है और उसकी व्याख्या वह करता है, सत्य का वह स्वरूप निकल करके आता है। अब ऐसे में यह बात तो सही है कि यह चिंतन की दिशाएं जब अलग अलग आयाम लेती है तो फिर हमारे शोध की प्रक्रिया, शोध के मानदंड, शोध का स्वरूप, ये सब कुछ बदलता है। तो यह तय करना बड़ा ही आवश्यक होता है कि हम शोध कार्य जब प्रारंभ करें तो हमारी मान्यताएं क्या हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है उसमें भी बहुत ही सुदीर्घ परंपरा रही है। हजारों वर्ष की ज्ञानान्वेषण की, सत्यान्वेषण की परंपरा रही है और उसमें भी परा और अपरा विद्या के स्वरूप माने जाते रहे हैं। परा विद्या वह जो पारलौकिक हो, जो मनुष्य इस जगत में अपने इंद्रियों के माध्यम से महसूस नहीं कर पाता, अर्जित नहीं कर पाता, उसके लिए सामान्य प्रक्रियाओं से अलग चिंतन, मनन इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं। कदाचित पहले के ज़माने में तपस्या लोग किया करते थे ताकि बिल्कुल एकांत में होकर के चिंतन करे और उस माध्यम से वह उस सत्य को जानने की चेष्टा किया करते थे। लंबी परंपरा, ऋषि मुनियों से लेकर के महात्मा बुद्ध तक की, महावीर जैन की, इत्यादि इत्यादि अनेकों मनीषी हुए जिनकी यह परंपरा रही है। ऐसे में यह परंपरा एक तरफ जाती है जो कि सब्जेक्टिविटी लाती है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठता, सत्य के अन्वेषण में व्यक्तिनिष्ठता का महत्व होता है। और इसमें यह मान्यता भी फिर होगी कि जितने भी सत्यान्वेषक हैं उतने प्रकार के सत्य हो सकते हैं, या उतने प्रकार, अगर सत्य एक ही हो तो भी उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, उसका निर्वचन अलग अलग हो सकता है, एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। जिस रूप में वो सत्य हमारे सामने उद्घाटित होता है उसका स्वरूप अलग हो सकता है। और जब वस्तुनिष्ठता होगी तो फिर उसमें फिर वो एक अलग विचारधारा है। आदिकाल में, प्रारंभ में अगर हम पाश्चात्य जगत में देखें तो सुकरात, प्लेटो आदि की जो विचारधारा थी वो इसी पर चलती थी, जहाँ पर व्याख्याएं की जाती थी। वो इंटरप्रेटिज्म पर आधारित ज्ञान की प्रक्रिया थी, सत्यान्वेषण की प्रक्रिया थी। वहीं जब अमेरिका और यूरोप में कदाचित 1760 यानी कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के प्रारंभ तक में औद्योगिक क्रांति हुई, इतिहास में इसका उल्लेख है। और उस औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के न सिर्फ जीवन जीने की पद्धतियों को बदला, बल्कि मनुष्य के सोच को भी बदला। प्रारंभ में जहाँ कला, साहित्य, मानसिक क्रियाओं या संगीत, इन सब चीज़ों की महत्ता थी, इन सब चीज़ों का वर्चस्व था, अच्छे अच्छे जो घरों के, संभ्रांत घरों के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे, या किसी की भी यह लालसा होती थी, किसी आम आदमी की भी यह लालसा होती थी, तो महत्वपूर्ण विषय के रूप में तर्कशास्त्र, साहित्य इत्यादि का महत्व था। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद एकदम से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में अलग से विषयों का महत्व बढ़ गया, विज्ञान का महत्व बढ़ गया, प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि मनुष्य ने, मानव समाज ने यह अनुभव किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पाद के स्वरूप में जो चीज़ें हमारे समक्ष आई है उसने हमारे जीवन को अधिक बेहतर, श्रेष्ठ बनाया है। उससे हमारे समक्ष भौतिक संसाधनों की वृद्धि हुई है, और ऐसे भौतिक संसाधन जिनसे हमें सुख
मिलता है, जिनसे हमें प्रसन्नता मिलती है। यद्यपि यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है और इस पर काफ़ी विचार किए जाने की आवश्यकता होती है कि वह सुख या वह जो प्रसन्नता है वह कितनी स्थायी होती है, वह प्रसन्नता कितना स्थायी होता है वह सुख। फिर भी हम यह माने कि कम से कम मानव जीवन में आराम के योग्य या चीजों को और त्वरित गति से करने योग्य अनेकानेक संसाधन उत्पन्न हुए, सृजन हुआ उसका, और उसके पीछे औद्योगिक क्रांति रही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व रहा उसके पीछे। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विचारधाराओं में भी काफी परिवर्तन आया और विज्ञान तो विज्ञान है, विज्ञान की निश्चित रूप से अपनी एक पद्धति है और वैज्ञानिक तथ्यों, वैज्ञानिक यथार्थ के अन्वेषण में यह देखा जाता है कि उसमें वस्तुनिष्ठता रहती है, अधिकतर वस्तुनिष्ठता रहती है। उसकी व्यक्तिनिष्ठता पर हम अलग से आएंगे, कभी कदाचित किसी अन्य सत्र में इसकी चर्चा होगी, परंतु अधिकतम या अधिकतर जो वैज्ञानिक सत्य होते हैं, वैज्ञानिक यथार्थ होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिलन हो एक निश्चित मात्रा में तो जल बनता है, वाटर बनता है। अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जोड़ा जाता है तो जल बनता है। यह चाहे भारत में बने, चाहे अमेरिका में बने, चाहे यूरोप में बने, जल ही बनना है अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को समुचित विधि से समुचित परिस्थितियों में मिलाया जाए तो। यह हुई वस्तुनिष्ठता। परंतु क्या ऐसा संभव है कि अगर 2 व्यक्तियों को एक साथ खड़ा कर दें और उन्हें 24 घंटे या 1 महीने तक हम साथ में रखें और फिर कहें कि इनके बीच का संबंध जो विकसित हुआ है वह किसी और 2 व्यक्तियों को साथ में हम अगर रखते हैं तो वैसा ही संबंध विकसित होगा? नहीं होगा, क्योंकि मानव मन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का कोई एटम या मॉलिक्यूल नहीं है। तो वहां पर जो ज्ञान की वह शाखा जिसमें कि किसी एलिमेंट, किसी मेटल, नॉन मेटल के संबंध में चर्चा नहीं होती, जैसे सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जैसे शिक्षा शास्त्र है, इन सब में जिसमें कि सीधे सीधे मनुष्य के आचरण का अध्ययन होता है, मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, सामाजिक गतिशीलता का, सामाजिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, वहां पर विज्ञान जैसी वस्तुनिष्ठता हो यह कदाचित संभव नहीं प्रतीत होता। तो इसलिए हमें यह तो तय करना होगा कि विज्ञान में होने वाले शोध और सामाजिक विज्ञान में समाज शास्त्र से संबंधित जो अध्ययन है उसमें होने वाले शोध, शिक्षा शास्त्र से संबंधित शोध इत्यादि की प्रकृति एक नहीं हो सकती, बिल्कुल संभव नहीं है। परंतु हुआ यह कि 19वीं सदी में खास करके प्रथम औद्योगिक क्रांति के पश्चात या लगभग वो प्रथम औद्योगिक क्रांति का वो एक कंक्लूसिव फेज चल रहा था, जो इतिहास के कालखंड में जिस तरह से उसे निरूपित किया गया है 1820-30 के करीब में माना गया है कि उसके बाद से एक दूसरा फेज, दूसरा चरण प्रारंभ हुआ मानव सभ्यता में। तो उसके बाद में कदाचित 1820 के बाद 30 वगैरह में ऑगस्ट कॉम्टे नाम के एक विचारक हुए, एक सज्जन हुए, जिन्होंने कि सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान के शोध कार्य को भी वस्तुनिष्ठता के साथ किए जाने के लिए मत रखा और उसकी स्थापना की। और इसीलिए अब हम पाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में भी अगर हम देखें तो विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक ज्ञान की शाखाओं के बारे में आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हर एक ऐसे ज्ञान की शाखाओं में विज्ञान शब्द को जोड़ा गया जिसकी आवश्यकता यद्यपि नहीं थी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आवश्यकता नहीं थी, परंतु वही कि सत्य की, ज्ञान की वस्तुनिष्ठता को स्थापित करने के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने और उनके अनुयायियों ने या उनसे सहमत होने वाले विचारकों ने इस प्रक्रिया पर बल देना प्रारंभ किया कि सामाजिक विज्ञान के शोध, मानव विज्ञान के शोध, मानविकी से संबंधित शोध, शिक्षा शास्त्र से संबंधित शोध में वैज्ञानिक विधियों का समावेश हो, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से
शोध कार्य प्रारंभ हो, ताकि जो हम सत्य की खोज कर पाएं वो सत्य वस्तुनिष्ठ हो। तो यह 19वीं सदी की देन है, जिसके माध्यम से कि हमने एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया पर बल देना प्रारंभ किया। यह भी दर्शन की एक दृष्टि है। यद्यपि उसके पश्चात जो ये मॉडर्न फेज कहा जाता है, तो एक और दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। यानी कि आधुनिक काल के बाद उत्तर आधुनिक काल का समय जो निरूपित किया जाता है, कदाचित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब मनुष्य ने यह देखा, जब मानव सभ्यता ने यह देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने यद्यपि बहुत कुछ किया मानव जाति की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पाद ने मानव जाति का विनाश भी उतना किया जितना इससे पहले कदाचित विनाश नहीं हो पाया था। तो एक तरह से यह भी मोहभंग उत्पन्न हुआ, और साथ साथ यह कि विज्ञान की जो पद्धति है वह मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र के शोध कार्य में बहुत अधिक प्रयुक्त नहीं हो सकती। यहाँ मेरा आशय इस बात से नहीं है कि वह विचारधारा समाप्त हो गई और एक नई विचारधारा का सृजन हुआ, नहीं, यह आशय नहीं है। हुआ यह कि एक विचारधारा चल रही थी प्रारंभ से, आदिकाल से, फिर औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक विचारधारा आई जिसमें कि प्रत्यक्षवाद हावी हुआ। तो पहले की विचारधारा भी चल रही थी, उसके साथ साथ समानांतर यह विचारधारा भी चल रही थी। संयोग ऐसा रहा कि वह कालखंड ऐसा था जिसमें कि वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान प्राप्ति करने के साधनों को मानने वाले लोगों का वर्चस्व रहा समाज में, पूरे वैश्विक स्तर पर। तो इसलिए वह विचारधारा ज़्यादा हावी हुई। वहीं दूसरी ओर पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज में हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिक काल में एक फिर से इस विचारधारा ने जन्म लिया कि वस्तुनिष्ठता ही जीवन का यथार्थ नहीं है। जीवन का यथार्थ वस्तुनिष्ठ कभी नहीं हो सकता। सत्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो, यह कदाचित पूर्ण सत्य तो नहीं ही हो सकता। तो ऐसे में व्यक्तिनिष्ठता की आवश्यकता है। और फिर भी हम अगर सत्य को ढूंढें, वस्तुनिष्ठता का कोई निरूपण हम किसी रूप में कर पाएं, तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि हमें यह जानना कि हम जैसे अभी रसायन शास्त्र के अनुभवों से लिया, या न्यूटन ने एक सेब को गिरते देखा तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह आवश्यक मनुष्य के लिए नहीं है कि मनुष्य एक परिस्थिति में एक जैसा आचरण अगर करता है, उसी परिस्थिति में किसी और समय में किसी और स्थान पर वैसा ही आचरण करे, यह संभव नहीं है। सेब तो गिर सकता है जमीन पर, चाहे एक पेड़ से गिरे, चाहे वो दिल्ली में गिरे या मुंबई में गिरे, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी अन्य स्थानों पर गिरे, तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो उस पर सदैव लगेगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में नहीं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहाँ की धारणाएं अलग हो सकती हैं, पर पृथ्वी पर तो यह बल लगेगा। परंतु यह आवश्यक नहीं कि मुंबई में रहने वाला व्यक्ति, उसको अगर किसी एक प्रकार की परिस्थिति में रखा जाए तो वो जो आचरण करता है वैसा ही आचरण कोई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति उस परिस्थिति में करे। नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है यह अत्यंत जटिल होता है, और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो आचरण में परिवर्तन आता है उसे भी किसी एक रूप में परिभाषित करना बड़ा ही दुष्कर है। तो विज्ञान में जहाँ छोटे से सैंपल पर प्रयोग करके सत्य का अन्वेषण किया जा सकता है, वहीं शिक्षा शास्त्र, मानविकी या समाज शास्त्र, समाज विज्ञान से संबंधित शोध कार्य में यह करना असंभव है। तो हमें यह निर्धारित करना होगा कि हम सत्य को किस रूप में देखते हैं। हमारी सत्य के प्रति, ज्ञान प्राप्ति के प्रति हमारी मान्यता क्या है, हमारी धारणा क्या है। और जब हम यह निर्धारित करते हैं वो हमारी दार्शनिक दृष्टि होती है, और ऐसे में फिर हम शोध कार्य की दिशा को निश्चित करते हैं। और जब हम शोध कार्य की दिशा को निश्चित करते हैं तो हम शोध विधियों को उस खास दार्शनिक दृष्टि के अनुरूप हम अपनी शोध की विधि
का निर्धारण करते हैं, हम प्रतिदर्श का निर्धारण करते हैं, हम सैम्पलिंग कैसे करें उसका निर्धारण करते हैं, और फिर हम उसकी विवेचना, उसका विश्लेषण कैसे करें यह भी तय करते हैं। तो यह बड़ा आवश्यक होता है कि शोध करने से पूर्व हम अपनी दार्शनिक मान्यताओं के बारे में एक निश्चित राय बनाएं कि हम किस दार्शनिक मान्यता के आधार पर शोध करना चाहते हैं, सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं। यद्यपि हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति और विकसित हुई है, जहां एक तरफ एम्पिरिसिज्म के चलते जो मात्रात्मक अनुसंधान की प्रवृत्ति या उपागम बढ़ा, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च, वहीं व्यक्तिनिष्ठ व्याख्यावाद के परिणाम स्वरूप क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च, गुणात्मक उपागम जो शोध का होता है, उस पर बल दिया गया। हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति विकसित हुई है शोध कार्यों में कि उसे कहते हैं मिश्रित उपागम, जिसमें कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के अनुसंधान की प्रक्रिया को अपना करके सत्य को स्थापित करने की, सत्य को ढूंढने की चेष्टा की जाती है। परंतु यह भी हमें तय करना होगा कि जब हम मात्रात्मक अनुसंधान करते हैं तो उस हिस्से में, उस श्रेणी में सत्य को ढूंढने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, सैम्पलिंग होती है, उसका विश्लेषण होता है, उसकी विधियां जो हम तय करते हैं, हमारे मन में जो शोध प्रश्न उठा, उस शोध प्रश्न का हल ढूंढने के लिए जो हम शोध के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधि, प्रविधि, तकनीक इत्यादि का जो हम निर्माण करते हैं, निर्धारण करते हैं, वह एक दृष्टिकोण से गुणात्मक से होगा तो उसके लिए अलग विधियां हैं, मात्रात्मक से है उसके लिए अलग विधियां हैं, और मिश्रित में फिर हम उन दोनों के माध्यम से करके देखने की चेष्टा करते हैं कि उन दोनों के परिणाम में अंतर तो नहीं है। यह भी ठीक है, लेकिन हम विधियों का घालमेल अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उस सत्य की वैधता पर, उस ज्ञान की वैधता पर प्रश्न चिन्ह भी लगेगा। इसलिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि शोध की एक दार्शनिक दृष्टि हो, उस दार्शनिक दृष्टि के अनुसार विधि, प्रविधि, तकनीक का निर्धारण हो, और फिर हम उसके माध्यम से सत्य की खोज करें, और फिर सत्य की खोज करने के दौरान होने वाली तमाम विश्लेषण आदि की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जब हम निर्वचन करें तो वह उसके साथ अलाइंड हो, वह उसके साथ एक क्रम में हो। तभी हम वास्तविक अर्थ में शोध की जो निष्ठा है उसको मेंटेन कर पाएंगे, शोध की निष्पक्षता का निर्वहन कर पाएंगे, शोध के सही दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। धन्यवाद।